नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन मयूर चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन के द्वारा अभियान स्टार्ट किया गया है फॉर के स्टूडेंट के लिए, एक फीटर टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए। टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज है दोस्तों, जो कि मल्टी टाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर से हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आगे भी पूछे जाएंगे। लाइक जैसे आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई में हैं आप, डेंटिस्ट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीटीए जो एंट्रेंस होता है सीटीआई का, उसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की तैयारी कर रहे हैं, बीएचएल, सीएल, गिल, एमडीएल। इसी तरह दोस्तों आप एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एक्सेट्रा एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। टेक्निकल कैंपेन के साथ बने रहिएगा और डे बाय डे अपनी स्किल को बूस्ट करते रहिएगा दोस्तों। इससे पहले मैं टेक्निकल कैंपेन के अंडर पार्ट 19 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखे तो एक बार उनको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबके, वो आप देख लीजिएगा। आज टेक्निकल कैंपेन हमारा जो अभियान चल रहा है उसका पार्ट 20 है। ठीक है, चलते हैं हम अपने कैंपेन की ओर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपको टेक्निकल कैंपेन में इनरोल कैसे होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है और डे बाई डे अपनी स्किल को कैसे बूस्ट करना है। सबसे पहले जाना है आपको दोस्तों टेक्निक यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विथ थ्योरी विथ पिक्टोरियल व्यू। साथ में दोस्तों नेक्स्ट लेवल की मैथोलॉजी के साथ में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको समझना नहीं हो, मतलब आपको समझने में और सीखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन लाइक रेल, सेल, गेल, इसरो, डीआरडीओ, ओएफसी, ओएफबी, आईओसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा बाय टेक्निकल कैंपेन। तो बने रहिए दोस्तों टेक्निकल कैंपेन के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहले क्वेश्चन है जो कि सेफ्टी से है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्डस। विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्डस, इनमें से कौन सा एक तत्व जो एलिमेंट जो ऑप्शन है, इनमें से मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्डस के अंदर में अंतर्गत आता है। नॉइस, नॉइस मतलब शोर करना, शोर करना कोई हजार्डस नहीं है, कोई मैकेनिकल का, तो ये इसको हम वैसे एलिमिनेट कर देते हैं। टॉक्सिस, टॉक्सिस मतलब विषैला कोई तत्व या पदार्थ, ये भी मैकेनिकल का हजार्डस नहीं है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। बची हमारे पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन अगर दो आपने वैसे एलिमिनेट कर दिए, दो में से आप 50-50 कर सकते हो, बट तीसरा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा अनस्किल्ड। अनस्किल्ड भी कोई हजार्डस नहीं है। सीधी सी बात है, कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो स्किल्ड तो पैदा नहीं होगा ना, पहले तो अनस्किल्ड ही होगा। तो वो कोई इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो हजार्डस है, दोस्तों ये भी नहीं होगा। तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अगर आपको नहीं भी पता, तीन के बारे में पता था, चौथा तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। दोस्तों चल करते हैं बात कैसे ही करेक्ट होता है। अनगार्डेड मशीनरी के क्या क्या जो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तब क्या क्या उसके मतलब अनगार्डेड मशीन है तो उससे क्या क्या एक्सीडेंट होने के चांस बन सकते हैं, इस तरह से हमें सुरक्षा करनी चाहिए। आपको पता ही लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है। चलते हैं बात करते हैं दोस्तों सर इसका अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पेडेस्टल ग्राइंडर दिख रहा होगा, उसकी कंडीशन देख लीजिएगा। एक तरफ मैंने मेरे द्वारा शो किया गया है, इसमें इस तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए अनगार्डेड, क्योंकि इसमें अनगार्डेड है और दूसरी साइड में गार्ड लगा हुआ है। दोस्तों अगर इस कंडीशन में आपको कहीं पेडेस्टल ग्राइंडर मिले और आपको बोला जाए कि वहाँ ग्राइंड करके लाइएगा, कोई टूल वगैरह दे दिया जाए, सीधी सी बात है दोस्तों। ठीक है, आपकी खुद की सेफ्टी है, आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर प्रॉपर गार्ड लगा हुआ है तभी आप को यूज़ करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन आपको यहाँ दिखाई गई है। यहाँ एक वी बेल्ट द्वारा यहाँ एक मोटर है, क्योंकि इसको कवर नहीं किया गया है। आपको अगर दिख रहा है ऐसी कंडीशन कहीं भी होती हुई दिख रही, तो उसको एक बार आप किसी भी अपने जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर, उसको एक बार जरूर आप उनको इत्तला दें, बताएं कि इस तरह से वहाँ पर एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, कृपया उसको कवर करा दें। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे अच्छी क्या लगी मुझे, द मशीन हैज़ नो ब्रेन। ठीक है, सोचने की बात दोस्तों, द मशीन हैज़ नो ब्रेन, ये आपको बताना चाह रहा है मशीन के अंदर कोई दिमाग नहीं होता, तो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलती है। यूज़ योर ऑन, जैसे आप उसको यूज़ करोगे वो वैसा ही काम करेगी। ठीक है,
दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ लगी है मुझे ये, द मशीन हैज़ नो ब्रेन। आई होप आपको जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑप्शन के साथ आपने एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा कैसे आप ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं वो सीखा आपने। अगर आपको नहीं भी पता हो, 3 के बारे में पता हो, आप चौथा कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स ऑफ वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, जो कलर कोडिंग होती है, मैं एक चीज आपको यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ। कलर कोडिंग जो होती है बिन्स की, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओगे उनके वेस्टेज के हिसाब से कलर कोडिंग अलग हो सकती है। इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री बेस्ड के हिसाब से कलर कोडिंग अलग हो सकती है। घर के हिसाब से कलर कोडिंग अलग हो सकती है। वेट और ड्राई में उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कहीं अगर देख लिया कि जी कागज के लिए जो पेपर आपने यहाँ पूछा हुआ है, पेपर के लिए तो हमने ग्रीन पढ़ा हुआ है और आप ब्लू बता रहे हो। दोस्तों ये क्या है, ये हम इंडस्ट्री के लेवल में पढ़ रहे हैं, ये नहीं हम हॉस्पिटल में जाना है या हमें घर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। तो उस इंडस्ट्री के हम फॉलो करती है, वो ब्लू फॉलो करती है पेपर के लिए, तो हम उसको ब्लू ही पढ़ते हैं। या यही पूछा गया, पेपर को आप किस बिन में डालोगे, किस कलर की बिन में डालोगे, तो रेड में डालोगे, ब्लू में डालोगे, ब्लैक में डालोगे, ग्रीन में डालोगे। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाता है ब्लू। और हम यहाँ कुछ वेस्टेज के हिसाब से कलर कोडिंग को एक बार डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ होता है दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आपको देखने को मिला होगा अधिकतर रेलवे स्टेशनों पे, उसमें होगा वेट कचरा एंड ड्राई, सूखा और और ड्राई। दो तरह की बिन लगी हुई मिली होंगी आपको, ग्रीन एंड ब्लू। एक में होता है गीला, एक में होता है सूखा। सूखा सारे जितने भी सूखे हैं वो नीले में आ जाते हैं, और जितने भी सारे गीले होते हैं कचरे वो सारे ग्रीन में आ जाते हैं। आप ये बोलोगे सर यार क्या पढ़ा रहे हो, ये तो आप मतलब कचरा रखना सिखा रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ट्विटर का एग्जाम हुआ था अभी पिछले साल 2019 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पेपर के लिए किस बिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ 3 नंबर में ये क्वेश्चन था दोस्तों, थ्योरी के पेपर में। ठीक है, 3 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पेपर के लिए आपको यहाँ अलग से इसको दिया गया है। पेपर के लिए वाइट, सॉरी, पेपर के लिए ब्लू होता है। कांच वगैरह के लिए इंडस्ट्री के जो साइड ऑफ व्यू से होता है वो ग्रीन, उसको ग्लास के लिए ग्रीन रखते हैं जो कि कांच के लिए होता है। प्लास्टिक्स के लिए यहाँ पीला रखते हैं। और जो हजार्डस मेटल हमारे, हजार्डस जो भी है मटेरियल हमारा, उसको हम रखते हैं रेड में। ठीक है, जो भी हम उसको हजार्डस बोलते हैं। जैसे ये अपना देख सकते हो, इस तरह से जो हजार्डस वाले हैं उनको सारे ये हम रेड में रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप किसी ऑफिस लाइन में काम करते हो तो वहाँ जितना भी ई वेस्ट कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, उसके लिए अलग बिन होती है, उसको हम ब्लैक में रखते हैं। ब्लैक कलर की बिन होती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक बिन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, उसको ब्लैक बिन में रखा जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह की गलती हमने नहीं करनी है कि आप कहीं जा रहे हो, हमने किसी भी जो भी बॉक्स है वो मिला और कचरा वैसे ही डाल दिया। अकॉर्डिंग टू उनके कलर कोडिंग के हिसाब से हमने कचरे को डालना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर्टी इनेबल्स द मैन्युफैक्चर चेन हुक्स फ्रॉम रॉट आयरन। रॉट आयरन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी इनेबल होती है भाई, मैन्युफैक्चर के लिए क्या क्या होती हैं? डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है एंड हार्डनेस होती है। बी ऑप्शन है हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी। सी है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। डी हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस। दोस्तों अगर आपने रॉट आयरन नहीं पढ़ा, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रॉट आयरन ही पढ़ा रहे, बड़ी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे रॉट आयरन को। रॉट आयरन कैसे तैयार होता है और क्या क्या इसके जो के फिजिकल एलिमेंट्स हैं और कंपोजिशन है क्या क्या होते हैं, सभी बात करने वाले हैं। तो बने रहिए टेक्निकल कैंपेनिंग के साथ। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। दोस्तों थोड़ा इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा देख लगना चाहिए कि यार कंटेंट आपको सही लगे तभी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, रोट आयरन में क्या क्या मैन्युफैक्चर जो एलिमेंट्स रखते हैं उसमें क्या क्या गुण होते हैं। मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, टफनेस। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पढ़ लेना तो रोट आयरन के बारे में। रोट आयरन क्या तैयार होता है आपको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारा पिग आयरन होता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में तैयार करते हैं। कच्चा लोहा होता है बेकार, मतलब बेकार ही बोला जाए उसको, पिग आयरन, तो उसको ब्लास्ट फर्नेस में तैयार किया था। उसके बाद हम कोयला में कास्ट आयरन तैयार करते हैं, फिर उसके बाद पिटवा लोहा यानी कि हॉट आयरन को हम तैयार करते हैं पुडलिंग फर्नेस में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? डक्टाइल होता है, मैग्नेटिक होता है, एंड हैज हाई इलास्टिक इलास्टिसिटी होती है, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है। ठीक है, बाकी सेम कार्बन माइल्ड स्टील की तरह ही होता है। माइल्ड स्टील की तरह इसको बेल्ट भी किया जा सकता है, बट इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा वो 0.8% से भी कम होती है। जैसे कि दलवा लोहा में 2 से 4% होती है, इसमें 0.8% से कम होती है। कास्ट आयरन की जैसे आसानी से इसको बेल्ट किया जा सकता है, जैसे कि माइल्ड स्टील को बेल्ट किया जा सकता है, इसको भी आसानी से बेल्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं दोस्तों? आयरन लोहा जो होता है 99.8%, जो मैंने पहले बता दिया। कार्बन होता है इसमें 9 to 5%, 0.05 से 0.25% तक होता है। फॉस्फोरस जो होता है 0.05 से 0.2% तक होता है। सिलिकॉन भी होता है कुछ मात्रा में, सल्फर भी होता है, मैग्नीज भी होता है। इस तरह से सारे हमने कंटेंट इसको में देख लेने की क्या क्या रोटा आयरन में होते हैं। ठीक है, जो मोस्टली पूछा जाता है, मोस्टली तो यही होता है कि 99.9% तो आयरन होता है, बट 0.1% जो हम मोस्टली मतलब पढ़ते हैं नॉर्मली, वो कार्बन कार्बन में काउंट हो जाता है, तब करते हैं अधिकतर। बट कार्बन नहीं होता, कार्बन के साथ ये चीज़ें भी उसमें होती हैं, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे आपका दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ये भी हर बार एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ। जैसे कि प्रोटॉन की डेंसिटी पूछ लेता है एग्जाम पर। प्रोटॉन की डेंसिटी कितनी होती है मेट्रिक में? 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट 1540, किसी किसी में आपको 1600 डिग्री सेंटीग्रेड देखेगा, बट यहाँ पर 1540 है। तो थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन्स इसमें हो जाता है। ठीक है, और पर आगे चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने मेगा पास्कल तक होती है? 234 से 372 मेगा पास्कल तक होती है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, कितना तक इसको खींच सकते हैं, कितने तक ये सहन कर सकता है खिंचाव। ये होता है दोस्तों कितने 159 से 221 मेगा पास्कल तक प्रेशर इस पर डाला जाएगा तो ये सहन कर सकता है। मॉड्यूलस इलास्टिसिटी होती है 193 से 100 मेगा पास्कल। अभी तक आप सोच रहे होंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यार, अभी तक जो चीज़ अभी तक आपने नहीं पढ़ी वही तो पढ़ रहे हो, वही हमें पढ़ना है, वही समझना है। ठीक है, तो बने रहिए टेक्निकल कैंपेन के साथ। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, अभी तक आपने हुक भी नहीं देखे होंगे, आधों को तो हुक का नाम ही नहीं पता होगा। तो इस तरह का आई हुक अभी तक ज़्यादातर आपने देखा होगा क्रेन हुक्स में। ये सब रोट आयरन के बने होते हैं, जो हाई क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के रोट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो हुक होता है उसको क्लैविस हुक बोलते हैं, और इस टाइप का जो होता है, ये आपको ऑरेंज में दिख रहा है, इसको स्विवेल हुक बोला जाता है। दोस्तों ये अलग अलग टाइप के हुक थे। आई होप आपने रोट आयरन पढ़ा, रोट आयरन के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल, फिजिकल, कंपोजिशन, एलिमेंट्स वगैरह देखे, और जो हुक से हमारे जो हुक तैयार होते हैं रोट आयरन के लिए, उसमें आपके टाइप्स भी देखे। इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी कमेंट करते रहें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव टू फाइल एन एल्यूमिनियम ब्लॉक टू ए स्मूथ फिनिश, विच वन ऑफ फॉलोइंग कट और फाइल इज मोस्ट सुटेबल? सिंगल जो एल्यूमिनियम ब्लॉक की स्मूथ फिनिशिंग के लिए किस कट की, इनमें से कट की फाइल, किस कट की फाइल, कौन से कट की फाइल यूज की जाती है, मतलब मोस्ट सुटेबल है? डबल कट, कर्व कट, रास कट, सिंगल कट? आपको बता देता हूँ, फाइल आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं एक बार आपको रिवाइंड करा देता हूँ। फाइल मोस्टली 3 टाइप्स की होती है, ग्रेड, कट एंड शेप के हिसाब से। ग्रेड के हिसाब से 5 टाइप की होती है, कट के हिसाब से 5 टाइप की होती है, एंड शेप्स के हिसाब से मैनी टाइप्स होती है। ठीक है, ग्रेड के हिसाब से जो होती हैं आपकी बास्टर्ड हो गई, स्मूथ, डेड स्मूथ। ठीक है, इस टाइप की फाइलें होती हैं, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ, और आपकी सेकंड कट। सेकंड कट जो भी, ये भी आपकी ग्रेड के हिसाब से होती है, एंड कट के हिसाब से जो होती है, ये 4 तो आपकी दी हुई है, बट इसमें एक और होती है स्पाइरल कट। ठीक है, कट के हिसाब से जो होती है, शेप के हिसाब से भी काफ़ी टाइप की होती है, नीडल हो गई, ट्रायंगुलर हो गई,
नाइफ फाइल हो गई, ये सारी क्या होती हैं, इस शेप के हिसाब से होती हैं, ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभी हमारा क्या पूछा गया, एल्युमिनियम ब्लॉक को फिनिश करना है, स्मूथ फिनिश करने के लिए किस कट की फाइल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इनमें से सिंगल कट फाइल का यूज। आंसर इज द हमारा आंसर होगा सिंगल कट, ठीक है। सिंगल कट फाइल आपको यहाँ दिखाई गई है, आपको साथ में सिंगल कट फाइल है, फाइल के जो आपके पार्ट्स हैं वो भी पता होना चाहिए, किस पार्ट्स को क्या बोला जाता है, जैसे कि ये हैंडल है, ये फेरुल, कई बार इसका नहीं पता होता है लोगों को, इसका भी पता होता है, इसको फेरुल बोला जाता है, जो कि इसके हैंडल को लॉक करके रखता है। टैंक, तो टैंक क्या होता है, फाइल के पूरे बाहर जो इसका भाग होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक शोल्डर तक हार्ड किया जाता है, बट टैंक को हार्ड नहीं किया जाता, ये भी हमें याद रखना है। दूसरी चीज ये हील होती है, एज, साइड, टिप एंड पॉइंट, फ्रंट के भाग को टिप एंड पॉइंट बोला जाता है, और ये फाइल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक, शोल्डर से टिप और पॉइंट तक मेजर की जाती है। यदि इसमें सिंगल आप इसके द्वारा सिंगल कट फाइल के द्वारा आप एल्युमिनियम ब्लॉक की फाइलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो पिनिंग हो जाती है, पिनिंग मतलब जो मटेरियल घुस जाता है उसको साफ करने के लिए, स्कोरर बोले तो ये फाइल ब्रश का यूज किया जाता है साफ करने के लिए, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, सिंगल कट के लिए जो टिप कटे होते हैं वो 65 से 80 डिग्री तक, 85 किसी किसी में 85 डिग्री है, किसी किसी बुक में 80 डिग्री तक दिया हुआ, तो आपको 60 से 85 डिग्री तक पढ़ना है। ऑप्शन के हिसाब से जैसे आपको मिले उसके हिसाब से टिक करना है, जैसे किसी ऑप्शन में मिलता है 60 से 70 मिलता है 70 करना है, 60 से 80 मिलता है उसमें 60 से 80 कर देना है, ठीक है। बट दोस्तों इसमें क्या है, किसी किसी बुक में 60 से 85 है, किसी में 60 to 80 है, तो वो आपको देख लेना है क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में एग्जामिनर ने। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हाई कार्बन स्टील हैज फोर्ज विच कलर इंडिकेट द मोस्ट सुटेबल फोर्जिंग टेम्परेचर। हाई कार्बन स्टील को फोर्ज किया जाना है, उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल होगा फोर्जिंग टेम्परेचर का कलर वो क्या होगा, इनमें से ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा येलो रेड होगा, डार्क चेरी रेड होगा, वाइट होगा, लाइट येलो होगा, इनमें से कौन सा कलर होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। यदि आपने फॉर्जिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है, हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से बता सकते हो, सभी में होता है, सभी ट्रेड में होता है, जैसे कि फिटर में भी होता है, टर्नर में भी होता है, मशीनिस्ट में भी होता है, तीनों ट्रेड्स में होता है, कंबाइंड ट्रेड में, ठीक है। इसका आप आसानी से बता सकते हो। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से बता सकते हो इसको। नहीं बताओगे तो दोस्तों मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ कि हम यहाँ समझने ही आए हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे, ठीक है, वही हम समझते हैं। तो जो हाई कार्बन स्टील के लिए कलर होता है मोस्ट सुटेबल, वो होता है, हम आपको बात करते हैं येलो एंड रेड, ठीक है, ये कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है। ये आंसर है हमारा येलो एंड रेड, कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से होता है। आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, जो हाई कार्बन स्टील होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 1150 से 1200 डिग्री, सॉरी 800 डिग्री, सॉरी 800 डिग्री तक, 800 डिग्री सेल्सियस तक ये फिनिश हो जाता है। मतलब बेंडिंग जो होती है इसकी फिनिश बेंडिंग हम 800 डिग्री पे करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1150 डिग्री से, ठीक है, लेकिन बैंड करते हैं 800 डिग्री पर। कोई फोर्जिंग क्यों की जाती है, फोर्जिंग मैं आपको बता देता हूँ। फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस दोस्तों जिसके द्वारा मेटल को गर्म करके, पूरा लाल गर्म करके किसी भी शेप में परिवर्तन किया जा सकता है बिना किसी मशीनिंग किए, विदाउट एनी क्रैक, ठीक है, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, मतलब किसी भी जो डिफ्लेक्शन, मतलब एक तरह से वो बोल सकते हो आप, किसी भी जो हमारा मटेरियल है उसको नष्ट किए बिना, नष्ट किए मिल रहा मतलब उसमें क्रैक वगैरह दरार वगैरह आए बिना हम उसको आसानी से किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपके ये हैमर वगैरह तैयार होते हैं, या डाई के द्वारा कोई भी आपने देखा हो कोई शेप अच्छी तैयार होती है, डाई वगैरह से तैयार होती है, कैविटी बनाई जाती है, कैविटी के द्वारा कोई विभिन्न तरह की शेप तैयार होती हैं, ठीक है। तो इस फोर्जिंग क्या है, एक बढ़िया प्रोसेस है, ये आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा कितने डिग्री सेल्सियस पूछा हुआ है, 1150 से 800 तक, 1150 से यहाँ 1150 800 पे यहाँ कौन सा दिखा रहा है, ये हमने यहाँ फिनिश करना है 800 पे, तो 800 के आसपास कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे, 800 900 के बीच में देखना है हमने, 800 900 के बीच में ऑरेंज दिखा रहा है, तो ऑरेंज हमारा ऑप्शन में है नहीं है,
ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है येलो एंड रेड। ठीक है, ऑरेंज होता तो ऑरेंज कर देते, बट येलो रेड है तो येलो और रेड को मिलाते हैं तो ऑरेंज ही बनता है। ये बात ये हमेशा याद रखना कलर में भी। ठीक है, ये भी थोड़ा याद होना चाहिए। साथ में ये भी हमने देख लेना अलग अलग जो और भी, अगर हाई कार्बन स्टील का था, माइल्ड स्टील का पूछा जाए तो माइल्ड स्टील के हिसाब से जो फिनिश सेट होता है वो कहाँ तक होता है, और उसके हिसाब से हमने कलर यहाँ देख लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिलिंग मशीन इज पार्टिकुलरली अडेप्टेड फॉर मिलिंग इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोफाइल के लिए। पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन जो होती है दोस्तों, पेंटाग्राफ मतलब को बता देता हूँ पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन का क्या कार्य होता है। पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन का क्या कार्य होता है, प्लेटों के ऊपर नेम प्लेट आपने देखी, नेम प्लेट वगैरह बनाना तो पेंटोग्राफी बोले जाता है। पेंटोग्राफी नेम प्लेट बनाना, किसी भी मतलब जो सीट मेटल है उसके ऊपर नाम वगैरह लिखना, किसी कंपनी का लोगो तैयार करना सीट मेटल के ऊपर, ये सब पेंटाग्राफ मिलिंग मशीन का काम होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आपको पता ही है, अपने वर्कशॉप में देखी होगी यूनिवर्सल मशीन, डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। प्लेनेटरी मिलिंग मशीन जो होती है, प्लेनेटरी में बता देता हूँ, इसका जो प्रोसेस होता है रोलर का प्रोसेस होता है दोस्तों। इसके अंदर रोलर चलते हैं, 3 से 4 रोलर होते हैं, रोलर के द्वारा घूमते रहते हैं, उसके अंदर बॉल की जो क्या होती है मिलिंग, मतलब बॉल ग्राइंड होती हैं। ये एक तरह से बॉल ग्राइंडिंग प्रोसेस है प्लेनेटरी मिलिंग का। ठीक है, चौथी बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन। ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया था विशेष रूप से आंतरिक या बाहरी प्रोफाइल मिलिंग के लिए कौन सी मिलिंग अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है प्रेशर नियंत्रित मिलिंग मशीन। ठीक है, बाहरी और आंतरिक प्रोफाइल के लिए दोस्तों आंसर हो गया इसका प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन। पढ़ लेते हैं थोड़ा प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन क्या होती है और कैसे वर्क करती है। आपने नहीं देखी होगी तो आपको यह दिखाई गई है। प्रेशर कंट्रोल मिलिंग इस तरह से होती है, इसमें एक मास्टर पीस लगा दिया जाता है, मास्टर पीस के हिसाब से 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन में ये प्रोफाइल को तैयार कर देती है। ये एक प्रोसेस है दोस्तों जो कि अधिकतर यूज किया जाता है एरोस्पेस में। एरोस्पेस जैसे कि HAL वगैरह में हो गया, ठीक है, BL वगैरह में हो गया, इनमें ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है इस तरह की मिलिंग मशीन का। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन का जो क्योंकि रिप्रोड्यूस करती है पार्ट्स फ्रॉम में मास्टर मॉडल के हिसाब से। दे आर यूज्ड इन द ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर मशीनिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड डाइज। ठीक है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर मशीनिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड डाइज, जैसे कि HL वगैरह में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मास्टर प्रोफाइल के हिसाब से प्रोफाइल तैयार करके दे देती है। जैसा दोस्तों कॉपिंग लैब का काम होता है, सेम एज इसी का भी ऐसा ही काम होता है। कॉपिंग लैब में भी ऐसे ही होता है प्रेशर, बट थोड़ा इनका वर्क अलग अलग है। वो राउंड जॉब के लिए होता है, ये एनी प्रोफाइल मतलब कि 3D 2D डायमेंशन की जो प्रोफाइल होती है उनको तैयार करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन आर इक्विप्ड होती है विद द कॉपिंग कैपेबिलिटीज के साथ थ्रू ट्रेसर कंट्रोल के द्वारा, जो कि कॉपिंग कैपेबिलिटी होती है। एंड हेंस अतः अतः जो कार रिप्रोड्यूस सिस्टम होता है डुप्लीकेट एक्सटर्नल और इंटरनल ज्योमेट्रीज इन 2 डायमेंशंस में तैयार करती है। ट्रेसर कंट्रोल जो कि यहाँ आप इसको गौर देना, मैंने हाईलाइट किया 2 डायमेंशन। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल मिलिंग मशीन आर यूज्ड फॉर मशीनिंग कैम्स, ग्रूव्स, कंटूर्ड सरफेस एक्सेट्रा, die sinking and other process involving the machining of cavities। कैविटीज की मशीनिंग करने के लिए कैन बी डन ऑन 3 डायमेंशन। जो कैविटीज वगैरह तैयार की जाती है उसमें 3D डायमेंशन जो कि 3D होता है, उसमें क्या होता है राइट लेफ्ट एक्स वाई भी चलती है, साथ में जेड एक्सिस भी चलती है। तो 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई और जेड, और इसमें क्या होता है 2D डायमेंशन एक्स और वाई मूवमेंट होता है। तो ये हमें याद रखना है और अच्छे से इसको देख लेना समझना, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन को ग्रीन में, इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्टील वर्कपीस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टू बी मशीन्ड विद ए हाई स्पीड मिलिंग कटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कटर। ये वर्कपीस है जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो मशीन करना है हाई स्पीड मिलिंग कटर के साथ में, के लिए जो मोस्ट सूटेड होगा रैक एंगल इनमें से कौन सा होगा। 8 डिग्री होगा, 12 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 28 डिग्री होगा, कौन सा होगा। तो जो दोस्तों आंसर होगा
हमारा आंसर होगा 8 डिग्री। कैसे होगा वो हम बात कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम्स में मैनी टाइम्स पूछा गया है, इसको भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा पूरा चार्ट बनकर तैयार हो जाता है। ये हाई स्पीड स्टील के जो भी हमारे टूल्स, कटिंग टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके लिए लागू होता है। हाई स्पीड स्टील से अगर एल्यूमिनियम के ब्लॉक की मशीनिंग करनी है तो उसके लिए साइड रिलीफ एंगल 12 डिग्री होगा, फ्रंट रिलीफ 8 डिग्री होगा, साइड रैक 15 डिग्री होगा एंड बैक रैक 35 होगा। एनी टाइम एग्जाम्स में पूछा गया है हाई स्पीड स्टील टूल से ब्रास, ब्रास के लिए पूछा गया, ब्रास की मशीनिंग करनी है उसके लिए रैक एंगल क्या होगा, 0। ये हमने एग्जाम्स में कई बार हमें देखने को मिला है। होप इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलते हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, स्टील्स के लिए पूछा गया था, मैलिएबल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील। टूल स्टील जो है एक हार्ड होता है, टफ होता है, तो ये मैलिएबल तो होगा नहीं इतना। मशीन स्टील, मशीनिंग जो योग्य है मशीन स्टील, तो इसमें आ जाते हैं। इसी में हमारा जो स्टील वगैरह होता है इसी में होता है। इसके लिए 10 से 12 डिग्री हमारा जो होता है साइड रिलीफ होता है, फ्रंट रिलीफ 8 डिग्री, साइड रैक 12 से 18 डिग्री, बैक रैक 8 से 15 डिग्री। ऑप्शन में हमारा क्या था दोस्तों, ऑप्शन में हमारा 8 डिग्री था, ठीक है। तो 8 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ हाई टेंसाइल स्टील के लिए, ठीक है। ये चार्ट हमने अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसके सारी, और एक चीज और बता दूं, ये जो वैल्यूज में साथ में डिग्री का निशान नहीं, जो चिन्ह नहीं है, तो मैंने यहाँ इसको आराम से इधर नीचे साइड में लिख दिया, ऑल वैल्यूज आर इन डिग्री, तो इसको डिग्रीज में आप काउंट करें, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो है इसकी डिग्रीज में। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। एक चीज और बता दूं, इसमें से क्या है ना, हर बार एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर तैयार करता ही करता है, चाहे वो साइड रिलीफ के ऊपर कर दिए, फ्रंट रिलीफ के ऊपर कर दिए, साइड रैक के ऊपर कर दिए, बैक रैक के ऊपर कर दिए, कोई सा भी इनमें से मेटल दे सकता है। अधिकतर जो पूछा जाता है ब्रोंज और ब्रास, ब्रोंज ब्रास एंड स्टील, तीन आपको एक तैयार कर लेने, ब्रोंज ब्रास स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आपने तैयार कर लिया, समझ लीजिएगा एग्जाम के लिए आपने एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लिया। 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से हर बार बनता है एग्जाम्स में, ठीक है। ज़्यादा समय गवाए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द बुशेस यूज्ड इन अ ड्रिलिंग जिग एंड परमिट कटिंग टूल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। विच वन ऑफ द बुशेस, इनमें से कौन सा एक ड्रिल जिग बुश ऐसा है जिसको, जो कि परमिट करता है, अलाउ करता है कटिंग टूल्स को डिफरेंट डायमीटर्स के लिए, बिना चेंज के डिफरेंट डायमीटर्स को तैयार कर सकता है। जैसे प्रेस-फिट बुश के द्वारा नहीं, रिन्यूएबल बुश में भी, फिक्स रिमूवल बुश से तो नाम से ही पता लग रहा है फिक्स रिमूवेबल बुश, ये तो हो ही नहीं सकता। लीनियर बुश, लीनियर बुश नहीं हो सकता, प्रेस फिट नहीं हो सकता, रिन्यूएबल बुश इज द करेक्ट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो करेक्ट आंसर होगा वो रिन्यूएबल बुश होगा। रिन्यूएबल बुश का हिंदी मतलब है बदलने या मरम्मत योग्य बुश। इससे क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है, इसलिए रिन्यूएबल बुश का यूज किया जाता है। चलते रिन्यूएबल बुश के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल बुश है हमारा दोस्तों, आपको साइड में दिख रहा है, ये रिन्यूएबल बुश है हमारा। इसको रिटेनिंग स्क्रू के द्वारा फिक्स किया हुआ है, जहाँ पे इसका एक ये आपको साइड व्यू दिखाया गया है, ठीक है। आर्टिंग व्यू ये आपको दिखाया गया है, यहाँ इसका साइड व्यू, यहाँ इसका ये फ्रंट व्यू आपको इधर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये रिटेनिंग स्क्रू के द्वारा इसको लॉक किया जाता है। अगर आपके पास कोई और डायमीटर का है तो इसको रिटेनिंग स्क्रू खोल के ये ऊपर वाला बुश चेंज कर लिया जाता है, फिर से इसको टाइट कर दिया जाता है। इस तरह से एक बुश हमारा जो मेन बुश होता है उसको, मतलब उसको क्या है, लीनियर बुश की सहायता से यूज किया जाता है। अलग अलग डायमीटर के जो हमारे जो जो अलग अलग डायमीटर के वर्क पीस है उसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। दोस्तों ये कि मास प्रोडक्शन के लिए यानी कि बैच प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये क्या होता है, साथ में यूज़ किया जाता है लीनियर बुश के साथ, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है, और साथ ही क्या होता है, मास प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और टाइम सेविंग होता है ये रिन्यूएबल बुश का यूज़ करने से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल विद डायमंड व्हील, a good flow of coolant should be directed to cover the grinding zone. The coolant suited is suitable is
दोस्तों मैं यहाँ इसका पूछा गया, मैं हिंदी इंग्लिश है दोनों में आप किसी में पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्या जा रहा है, हिंदी में बता देता हूँ पढ़ के। हिंदी में दोस्तों इसमें पढ़ के बता देता हूँ। इसमें ये पूछा गया है जो आपका ग्राइंडिंग प्रोसेस है, ग्राइंडिंग प्रोसेस होना है कार्बाइड टिप टूल के ऊपर। कार्बाइड टिप टूल है, उसकी ग्राइंडिंग होनी है डायमंड व्हील के द्वारा। तो उस पर जो फ्लो बनाएगा, मतलब जो कूलेंट यूज़ करेंगे वो किस कूलेंट का यूज़ करेंगे हम? कूलेंट का यूज़ तो सोल्यूबल ऑयल का करेंगे। सीधी सी बात है, यही पूछा गया, बड़ा चढ़ा के इसमें दे दिया गया और बाद में दे दिया कूलेंट सुटेबल इज। ठीक है, यही देख लेना कौन सा कूलेंट यूज़ करना है ग्राइंडिंग के दौरान, कार्बाइड टिप टूल की ग्राइंडिंग के दौरान जब हम कार्ब डायमंड व्हील यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा सोल्यूबल ऑयल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आंसर इज सोल्यूबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल? सॉफ्ट मेटल के लिए आप कौन सा, किस ड्रिल को रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब इसको आप चुनोगे? ठीक है, इनमें से किस ड्रिल को आप चुनोगे सॉफ्ट मेटल के लिए? एक पेज आगे आगे चलो, कोई बात नहीं। किस ड्रिल को आप रिकॉग्नाइज करोगे? वाई द लार्ज हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल ज़्यादा हो तो रिकॉग्नाइज करोगे, स्मॉल हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल को रिकॉग्नाइज करोगे, चुनोगे, चीजल एज एंगल रिकॉग्नाइज करोगे। ये तो वैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, चीजल एज एंगल वाले को, पॉइंट एंगल विद 90 डिग्री, इन दोनों को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा। और ए और बी में क्या होता है, लार्ज हेलिक्स एंड स्मॉल हेलिक्स। स्मॉल हेलिक्स जो होता है वो हार्ड मेटल के लिए, लार्ज हेलिक्स सॉफ्ट मेटल के लिए। ठीक है, एक बार हमें आपको बता देते हैं कैसे। नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों, नॉन एज, तो इसको जाना जाता है रैक एंगल के नाम से भी जाना जाता है, हेलिक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रूट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से जाना जाता है। नॉर्मल जो रखते हैं 27.5 डिग्री रखा जाता है रैक एंगल। हार्ड मेटल के लिए 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल मेटल के लिए 18 से 30 डिग्री, सॉफ्ट मेटल के लिए 35 से 40 डिग्री। एच एन एस फॉर्म में हम इसको याद कर सकते हैं। और इस फॉर्म को याद करने का यही अच्छा एक तरीका है, नॉर्मल के लिए भी याद रखना है, नॉर्मल के लिए 27.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा नॉर्मल के लिए, बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल। लार्ज हेलिक्स एंगल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस तरह से आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को समझा उसको जाना तरीके से। दोस्तों आपको कोई भी, आपके मन में क्यूरियोसिटी बन रही हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी मतलब आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और टेक्निकल के कैंपेन, जो हमारे टेक्निकल कैंपेन इसके साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।